इंडिया में रफली 1 लाख पैथोलॉजी लैब्स और डायग्नोस्टिक आउटलेट्स हैं, बट इनमें से कुछ ही हजारों के पास फॉर्मल एक्रेडिटेशन है। एंड दिस इज व्हाई इट मेक्स मी सो वरिड कि हमारी जो रिपोर्ट्स आ रही है उनकी क्वालिटी क्या है, वो जेन्युइन है या नहीं, हम जो प्राइसेस पे कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। एंड इसीलिए हमने आज हमारे सेट पे बुलाया है डॉक्टर दीपेश प्रजापति को, हु इज एमडी पैथोलॉजिस्ट फॉर ओवर 12 years now, and he is having multiple branches of his laboratory by the name of Akshar Pathology Laboratory. Hi, Dr. Divesh. How are you? Hi, Ishi. I'm very fine. Thank you. So let me start off. जब मैंने ये वाला टॉपिक पहली बार सुना था तो इट मेड मी सो क्यूरियस टू नो कि हम क्यों लैब का कोई टेस्ट नहीं करते। हम डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले हजारों चेकअप्स करते हैं कि उन्होंने जिन भी कस्टमर्स को क्योर किया है हाँ वो उनकी क्या सक्सेस रेट रही है, क्या उनकी टेक्निक रही है। बट सेम चीज जब पैथोलॉजी लैब की बात आती है तो हम डॉक्टर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, राइट? राइट व्हाई इज दिस सो? और एक लेमैन को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उन्हें कौन सा लैब जाना चाहिए? ओके इसमें दो तीन फैक्टर्स है जहाँ से मतलब हम ले सकते हैं। एक तो कि जो लैब्स होती हैं उनके डॉक्टर्स कौन है वो भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता नहीं होता है। दूसरा कि उनको ट्रीटमेंट से मतलब है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्या डिसीज है क्या नहीं है। सब यही पूछेंगे कि साहब कितना दिवस में मटी जैसे लाइक के कुछ भी दिक्कत हो, फीवर हो या कुछ भी हो। सो ऑल द पीपल और जो कल्चर है वो यही है कि हम डॉक्टर सेंट्रिक ज्यादा है। डॉक्टर इन टर्म्स की जो जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जो कंसल्टिंग है वो ही उन पे ही फोकस रहता है, लैब पे फोकस कम रहता है। इसीलिए लोग ये नहीं जानते हैं कि लैब कौन सी है, कहाँ पे है। कभी कभी ये भी होता है कि अभी तो ये जो हॉस्पिटल पे ब्लड सैंपल के लिए मतलब आ जाते हैं लोग, तो इसमें क्या रहता है कि वो बंदा कहाँ से आता है, कौन सी लैब से है, कौन डॉक्टर है, क्या है, वो किसी को जानने में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो दोनों फैक्टर है। और कुछ हद तक ये भी है कि जो लैब वाले हैं उनमें भी अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स और वो चल रहे हैं इन टर्म्स की कुछ कुछ लैब्स में सीरियसली रिपोर्ट्स मेंशन नहीं करते हैं, कुछ कुछ में काम ठीक से नहीं होता है और लोग भी इतना डिमांडिंग नहीं है। आप कुछ भी सोचो कि कोई भी चीज अच्छी कब रहेगी कि आप डिमांड करोगे तब रहेगी। जब पेशेंट जागरूक रहेगा, जब पेशेंट को पता चलेगा कि मुझे ये लैब करनी है। लैब अच्छी कैसे होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2017-18 में दे दिया था कि इट शुड बी रन बाय एमडी पैथोलॉजिस्ट ओनली, ठीक है। पर वो तो जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा तब तक कैसे फर्क पड़ेगा। टेक्नीशियन लोग भी लैब करके ओपन करके बैठ जाते हैं, डॉक्टर्स भी बैठते हैं, मार्केट सेम है। टेक्नीशियन की एक्सपेक्टेड सैलरी 20-50 हजार तक की होती है। डॉक्टर्स की थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि उन्होंने 10-12 साल दिए हैं फील्ड में। सो उनकी अर्निंग कैपेसिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों ज्यादा रहती है। तो जो चीज डॉक्टर आपको एक्स प्राइस में देगा वो टेक्नीशियन आपको एक्स माइनस समथिंग में दे सकता है। अच्छा। तो कॉस्ट का एक तो फैक्टर आ जाता है। फिर लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ पे रिपोर्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के क्या होता है कि 40-50 या कभी कभी 60% पेशेंट के रिपोर्ट सब नॉर्मल ही आते हैं। तो डॉक्टर्स को भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी लैब में रिपोर्ट करवाएं। जो रैंडम प्रॉब्लम आते हैं वहां से ही दिक्कत शुरू होती है कि ओके इसका तो पहले ये डेटा था, अभी फॉलोअप में ये आया, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। तभी वो डॉक्टर भी कोई अच्छी लैब में जाने के लिए आपको इंसिस्ट करेगा कि नहीं आप जाओ। अब इससे अपोजिट सिनेरियो आप सोचो कि जैसा आपने डॉक्टर के लिए होमवर्क किया है कि वो ट्रीटमेंट कैसी देता है, कितने पैसे चार्ज करता है, कितने इंडोर करता है, वैसे आप लैब में भी देखो कौन डॉक्टर है, उसके मतलब गूगल रिव्यू कैसे हैं, वो डॉक्टर को आप मिलो, उनसे बात करो, उनकी डिग्री के लिए पूछो सब आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, क्या किया है। मेरी लैब में मैंने अपनी पूरी बायोग्राफी रखी हुई है। अच्छा। बेटिंग में कि स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके मैंने कहाँ कहाँ काम किया है वो सब हमने फोटो के साथ रखा हुआ है। आई थिंक हर एक को रखना चाहिए तो पेशेंट भी कनेक्ट कर सके आपके कि ओके सर मैं यहाँ पे ये स्कूल में पढ़ा हूँ या मैंने इस कॉलेज से आई, मैंने अहमदाबाद में इस साल में यहाँ पे था। सो सम वे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। सो आपको मिलना चाहिए पर कोई मिलता नहीं है। कभी कभी हम लोग भी एबनॉर्मल रिपोर्ट के लिए पेशेंट को कॉल करते हैं कि सर आपका ये रिपोर्ट्स है, आपकी हिस्ट्री क्या है। तो हर किसी को वही जानने में इंटरेस्ट है कि ठीक है सर आप रिपोर्ट दे दो, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो ऑल्सो डोंट रेडी टू एग्री टू एक्सेप्ट कि पैथोलॉजिस्ट भी डॉक्टर होते हैं तो वो भी एक दिक्कत है। पर ठीक है दैट्स व्हाट प्रोफेशनल हैजार्ड है जो भी है, पर वो अपनी जगह है। पर इसीलिए है कि
जो कम्युनिटी है वो इतनी अवेयर नहीं है कि हम्म। रिपोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है हम्म। और वो रिपोर्ट्स क्यों करवाने हैं। हम्म। बस सबको ऐसा ही है कि बुखार हुआ 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, हम्म। दवाई दे दो, इंजेक्शन दे दो, काम हम्म। बताओ। हम्म। सो रिपोर्ट्स का बहुत कम, इसीलिए शायद ये हम्म। कंडीशन है। डॉक्टर, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर विज़िट करने की, तो मैं जाती हूँ और जो भी रिपोर्ट्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो लैब से करते हैं, मैं वही लैब में जाती हूँ। मैं तो ट्राई भी नहीं करती कि दूसरी लैब्स को सर्च करूँ, हाँ, क्योंकि हाँ। उन्होंने बोला एंड सिंस आई हैव ट्रस्ट इन हिम, तो मैं उसी लैब में जाती हूँ ओके। और या तो फिर उन्हीं के ही प्रीमाइसेस में कोई आता है और सैंपल लेके चला जाता है। दिस इज़ द प्रैक्टिस। बट व्हाई डज़ अ डॉक्टर रेफर मी टू अ सर्टेन प्लेस? इज़ इट बिकॉज़ ही इज़ गेटिंग सम कमीशन और आर देयर एनी अदर रीज़न्स बिहाइंड इट? ओके, कमीशन थोड़ा डाइसी टॉपिक हो जाता है, पर उसको हम ऐसे देखेंगे कि अ, कोई पैथोलॉजिस्ट लैब वाला कुछ देता है या कोई हुँ। डॉक्टर को लेता है, तो हुँ। उसमें वो ट्रांज़ैक्शन का हम कहीं पे कुछ ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ओके। तो वो पॉइंट को हम साइड में रखते हैं। हुँ। और वैसे भी मतलब नेगेटिव बात करने का मतलब नहीं है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं वो सोच सकते हैं, ठीक या है। डॉक्टर्स कैसे सोचते हैं। कैसे? से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बुखार है हुँ। और आपका बुखार ऐसा है कि जो आपको 15-20 दिन से बुखार है। हुँ। अब 15-20 दिन से बुखार है, आपने टाइफाइड की ट्रीटमेंट ले ली, मलेरिया हुँ। की ले ली, हुँ। डेंगू का भी देख लिया, हुँ। सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है हुँ। हर एक जगह पे। हुँ। फिर वो डॉक्टर ऐसी जगह पे सोचेगा लैब में जाने का कि जैसे आपकी जो लैब है, वहाँ पे उसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ओके। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि वो पायरेक्सिया का रीज़न क्या है, फीवर का रीज़न क्या है, हुँ। इन्फेक्शन है, नहीं है। हुँ। सो ऐसे-ऐसे केसेस पे बे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुँ। डॉक्टर्स को लगता है कि यदि मैं इस लैब के साथ काम करूँ, हुँ। तो मेरा डायग्नोसिस अच्छा रहेगा, हुँ। मेरा पेशेंट का क्योर का रेट अच्छा रहेगा। हुँ। जो चीज़ मुझे 5वें-6ठे दिन पे पता चल सकती है, हुँ। वो मैं अर्ली डेज़ पे भी जान सकता हूँ। हुँ। यदि जो ट्रेंड मुझे पहले से पता चलता है, तो मैं हुँ। 5 दिन तक वेट क्यों करूँ? हुँ। तो इसीलिए हर एक डॉक्टर का अपना ट्यून अप होता है। हुँ। यदि नाइट में कोई इमरजेंसी के लिए कोई काम देता है, हुँ। अब जो प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन 2 ढाई हज़ार का होता है, रात को वो लोग 2, 4, 5 हज़ार तक लेते हैं, चार्ज ठीक करते हैं, है। मतलब ओके। डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं। हाँ। पर वो चार्ज के लिए भी इश्यू रहता है। हुँ। यदि कोई डॉक्टर का आपके साथ कोई टाई अप या कुछ भी है कि जहाँ हुँ। पे वो लोग डे में भी उनका काम जाता है, तो रात को भी वो लोग हुँ। करेंगे। हुँ। तो अल्टीमेटली क्वालिटी का इश्यू उनका ज़्यादा रहता है, हुँ। क्योंकि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बट रिपोर्ट की क्वालिटी मैटर करती है हुँ। और इसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट का भी वो कोर्स डिसाइड होता है। हुँ। तो इसीलिए डॉक्टर्स एक अच्छी लैब सिलेक्ट करते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ओके। वो अच्छा काम कर रहा है हुँ। या उसको मेरी फ्रीक्वेंसी पता है। ठीक है। जैसे सीबीसी का टेस्ट किया, हुँ। आपको प्लेटलेट या डब्ल्यूबीसी काउंट कम आए, हुँ। तो वो डॉक्टर पेशेंट से कम्युनिकेट करेगा, हुँ। डॉक्टर से भी कम्युनिकेट करेगा हुँ। कि सर इसका ये कम आ रहा है, कुछ हुँ। रिफ्लेक्स टेस्ट करने चाहिए या नहीं। हुँ। तो फिर वो डेंगू, मलेरिया का कुछ फ़ॉलो-अप के लिए देखेगा, हुँ। ज़रूरत पड़ेगी तो बायोकेमिस्ट्री भी रख देगा। हुँ। तो ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, हुँ। विथ कंसेंट ऑफ पेशेंट। हुँ। पेशेंट को तो पूछना ही रहता है क्योंकि पैसे उनको देने हैं। हुँ। पर ये सब चीज़ें जब पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है, तब तक ये सब चीज़ें हो जाती है। हुँ। अब दूसरा सिनेरियो आप सोचो कि डॉक्टर की लाइन ज़्यादा है, 10 हुँ। बजे आपने बोला, उन्होंने एक टेस्ट लिखा सीबीसी, हुँ। आप अपनी लैब में करवा के आए, फिर हुँ। लगा कि नहीं अभी सीआरपी भी चाहिए, फिर हुँ। एसजीपीटी भी चाहिए, हुँ। तो ऐसा करते-करते पूरा दिन हो जाएगा हुँ। और आपका भी एनर्जी टाइम जाएगा, हुँ। डॉक्टर का भी जाएगा और आपका हुँ। भी हेडेक बढ़ेगा। हाँ। तो उससे अच्छा है कि जहाँ जहाँ जिसको पता है कि कौन कैसे काम कर रहा है और किसको कैसे ओके। चाहिए, इस हुँ। हिसाब से ये मतलब होता है कि कोई डॉक्टर पर्टिकुलर लैब को ही इंसिस्ट करता है। और हुँ। क्वालिटी का इश्यू तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर जगह पे हर किसी का एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। हुँ। वी आर ह्यूमन्स, हमें पता है। हुँ। रेस्टोरेंट में भी हर जैसा एक एक जैसा खाना नहीं मिलता नहीं है, होता है। हुँ। आपकी फैमिली में भी हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, तो हुँ। हर चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती है, तो हर लैब भी हुँ। एक जैसी नहीं होगी। हुँ। सो ये उन जिनको पता है, जो लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हैं, हुँ। वो इसलिए प्रेफ़र करते हैं कि उनको उनका काम जल्दी हो, ओके। थोड़ा फ्रीक्वेंसी से हो और थोड़ा ओके। अच्छे से हो। ऑलराइट। और जो हमें रिपोर्ट्स आती हैं आफ्टर ऑल द चेकअप्स, क्या वो जेन्युइन होती है ऑल द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम? अ, ये ये भी थोड़ा हेडेक वाला क्वेश्चन है, पर इसको हम ऐसे देखते हैं हाँ। कि जो भी काम करेंगे हम लोग, हुँ। तो काम में तो गलतियाँ तो होगी, हुँ। ठीक है? अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि वो गलती पेशेंट तक जाती है कि नहीं जाती है, वो आपको देखना है। और पेशेंट्स को कैसे पता चलेगा? हाँ, वो पेशेंट को पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मोस्टली हाँ। डॉक्टर को पता चलेगा या ओके। पेशेंट को तब पता चलेगा जब वो दूसरी तीसरी बार कुछ चेकअप करने जाएगा, ओके। या वो डेटा मिसमैच होगा, या हुँ। फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, या कहीं कुछ मतलब चीज़ें ऑफ द ट्रैक जाएगी। हुँ। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि
जब भी आप काम करो तो काम के लिए हर जगह पे चेक पॉइंट है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। दैट मीन्स कि जब सैंपल कलेक्शन करते हैं तब पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, मोबाइल नंबर जो भी है वो पूरा अच्छे से लिखना है। उसके बाद उसको लेबलिंग प्रॉपर करना है। लेबलिंग के बाद आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री अच्छे से करनी है। एंट्री के बाद जिसका जो टेस्ट करना है वही पेशेंट का वो टेस्ट होता है। इसके लिए LIS सिस्टम भी अवेलेबल है कि जो आप बारकोड से पूरा रखेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप वो टेस्ट ले लेगा। वो ऑर्डर वो सब मतलब इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर के बीच क्लाउड बेस पे हो जाता है, वो दिक्कत नहीं रहती है। फिर वो डेटा एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट का डेटा आया है, जो मतलब कम्युनिटी में ऐसी बातें चलती है कि लैब में कुछ करना होता नहीं है, सिर्फ मशीन पे सैंपल रखो और हो जाता है। पर हर मशीन वैसे काम नहीं करता है एक तरह से, कितना भी महंगा मशीन हो, पर उसको अच्छे से काम करवाना पड़ता है आपको। वो कैसे होगा कि आपका कैलिब्रेशन अच्छे से होना चाहिए, आपका कंट्रोल रन अच्छे से होना चाहिए, सैंपल का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, उसका पूरा जो यील्ड निकालना है, जो मतलब सीरम हो या प्लाज्मा हो जो भी है, उसको इस हिसाब से मतलब प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस के बाद इंस्ट्रूमेंट का चेक करना पड़ता है कि कैसे वो डेटा दिया है वो ठीक है कि नहीं है। फिर जो डेटा दिया है वो डेटा आप जब वो पेशेंट में ऐड करते हो तब भी चेक होना चाहिए। तो ये सब चीजें मिला के एक पूरा सिस्टम बनता है। जो सिस्टम अच्छे से काम करता है वो लोग जेन्युइन रिपोर्ट दे सकते हैं। यदि सिस्टम ही नहीं बनाया है या रैंडम सिस्टम है तो वहां पे गलती के चांसेस है। हाँ, तो उसमें मतलब मैं नहीं कमेंट कर सकता कि कौन कैसा काम करता है कि नहीं करता है। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने ये सिस्टम प्रोड्यूस किया है या मतलब डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारे वर्कलोड है उसके हिसाब से कि कौन क्या करेगा, कौन कैसे आगे जाएगा सैंपल का। ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप में काफी बार वो मतलब होता है कि आपका बी पॉजिटिव आया, दूसरी लैब में बी नेगेटिव आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बंदा ब्लड ग्रुप करेगा वो हमारा टेक्नीशियन और डॉक्टर का एक ग्रुप है, तो वो अपने नाम से पोस्ट करेगा कि आयुषी ने XYZ पर्सन का ब्लड ग्रुप किया, दैट इज A पॉजिटिव, B पॉजिटिव कुछ भी, और उसकी फोटो पेशेंट के नंबर के साथ वो ग्रुप में पोस्ट कर देगी। तो कभी भी क्वेरी आएगी तो देखेंगे चलो आयुषी ने किया है, ये किया है तो ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो भी हम उसको देख सकते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग इज मस्ट। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और यह यदि आयुषी को पोस्ट करना है फोटो तो वो भी डबल चेक करके करेगी कि यार अभी तो मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगी। यदि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं तो ये अच्छे से क्वालिटी होती है। और मोस्ट ऑफ द लैब आज की ओपन सिस्टम है तो हर कोई अच्छे से ही काम करता है। पर स्टिल देयर आर चांसेस कि ह्यूमन एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है। कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, हर एक मशीन में UPS थ्रू काम करते हैं, तो UPS में भी कभी कभी UPS के लोड में प्रॉब्लम होते हैं या ओवरलोड होता है, अंडरलोड होता है। तो उसमें भी कभी कभी इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती है जो डेटा इरेक्टिव डेटा आ सकता है। पर वो आप जब ऐड करते हो तब आपको पता चलना चाहिए कि ये डेटा मिसमैच है। से फॉर एग्जांपल ये सर का रिपोर्ट आया है, ठीक है, अभी इनका सब कुछ नॉर्मल है पर इनका क्रिएटिनिन हाई आ रहा है, तो आप ऐड करोगे? आपको नहीं करना चाहिए। पहले डबल चेक करो कि जो पेशेंट का डेटा है उसमें से वो हाई है कि नहीं है। तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में करो या दूसरी बार रीचेक करो। उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री लो कि सर आपको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपने क्यों रिपोर्ट्स करवाए हैं। यदि पेशेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर से बात करो। वो बात करने में भी कुछ ना हो तो फिर पेशेंट को दोबारा बुलाइए कि सर आप आइए, या फिर हम आपके वहाँ सैंपल के लिए दोबारा आते हैं तो दोबारा सैंपल लीजिए। ये सब चीजें करने के बाद जो डेटा आएगा वो 95 to 97% एक्यूरेट रहेगा। 2 से 3% का कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वी आर गिविंग 100% प्योर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब एक्यूरेसी इन द सेंस कि सपोज इन्होंने 0.89 दिया, हमारे यहाँ 0.95 आया, दोनों पास में ही है पर वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब 2 to 5% चांसेस ऑफ एरर आर देयर, जो मतलब पर हमको मिनिमाइज करना चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब वी कैन डू इट। और आपके 12 सालों के एक्सपीरियंस के नॉलेज के अकॉर्डिंग कितने लोगों को पता है इंडियन कम्युनिटी में कि CBC क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, और HbA1c जो बेसिक टेस्ट्स होते हैं उनका कितना नॉलेज है और कितना होना चाहिए? होना तो सबको चाहिए पर बहुत कम लोगों को होता है। और किनको होता है कि जो पर्सनली सफर कर रहा हो प्रॉब्लम से, या फिर उसके घर में कोई बंदा हो जो बार बार सफर कर रहा हो। डायबिटिक हो तो उसको पता होगा कि 3-4 महीने में HbA1c करना है, फास्टिंग शुगर, PPBS, रैंडम शुगर, वो सब पता होता है। पर जनरल पॉपुलेशन में पता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आएगी कि सबको ये नहीं जानना है कि हम बीमार हुए तो क्यों हुए।
हमें बीमार से ठीक कब होना है, हाँ, राइट। क्योंकि किसी को घूमने जाना है, हाँ। किसी को जॉब है, किसी को काम है। हुँ, सो हेल्थ इज द लीस्ट प्रायोरिटी हुँ, अंटिल इट इज वर्सनिंग। एग्रीड। सो इसीलिए सबको पता नहीं रहता है, बहुत कम लोगों को पता होगा शायद। हुँ, हाँ। क्योंकि अगर लिपिड प्रोफाइल में कोई अनोमली है, तो लोग बहुत सिंपली सोचते हैं कि शायद फैट लेवल है, लेकिन फैट लेवल में भी कौन-सा फैट है, कौन-सी डेंसिटी का है, उतना निटी-ग्रिटी में कोई जाता नहीं है। बट आपके पास ऐसा होता है कि कोई ऑनलाइन गूगल या चैट जीपीटी पे रिसर्च करके आया और बहुत ज़्यादा ओवर पैनिकिंग हो गया उनको उस वजह से? पैनिकिंग तो ठीक है, पर ओवर स्मार्ट लोग काफ़ी आते हैं कि वो हमें सिखाएँगे कि सर आपको ये रिपोर्ट किया तो आपने ये करना चाहिए, हाँ, लिपिड प्रोफाइल है तो आपको ये करना चाहिए, मेरे ये सिम्पटम है हाँ। कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है तो मेरा ट्रोपाई करना है। तो मैंने बोला भैया अभी पहले आपकी हिस्ट्री दो, हाँ, कोई राइट। कंसल्टेंट को दिखाओ, पहले ईसीजी करवाओ, वो हुँ, एग्ज़ामिन करेंगे, उनको ओके। लगता है तो फिर ट्रोपाई करेंगे। पर हुँ, आपके दोस्त को अटैक आया, वो मर गया इसलिए मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि हो। हुँ, चेस्ट पेन के काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। हुँ, मोस्ट कॉमन गैस्ट्राइटिस है हुँ, कि हमें होगा गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी हुँ, और मिमिक करेगा चेस्ट पेन जैसा। हुँ, तो मतलब सबको मरना नहीं है, सबको जीना है। तो राइट। इसीलिए हर कोई भी वही करेगा कि साला मुझे क्या हो गया है, क्या हुँ, हो गया? हुँ, तो उसमें ही ये सब लोग मतलब पैनिक में आके ये सब कर लेते हैं। हुँ, कुछ-कुछ लोग होते हैं जो रिफ्लेक्सली टेस्ट करवाते हैं, जैसे कोविड में हुआ था कि घर हाँ, में किसी एक को कोविड हो गया तो सबने सब टेस्ट करवा दिए। राइट। मतलब बेसिक करवाओ तो भी चलता है, पर हाँ, पैनिक रिएक्शन में सब लोग करवाते हैं। हुँ, फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एक बंदे में या घर में या फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई एक हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर से या हेमरेज से कुछ हुआ, हुँ, तो लोग जाते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी आपको ये करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है, हुँ, तो क्या है आपकी बॉडी आपको साइन देती है। ठीक है। वीकनेस है, हेडेक है, हुँ, हाथ-पग आपके ते मतलब हाथ-पैर में थोड़ा दर्द होता है, हुँ, आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं रहती है, कुछ भी आपका हुँ, नॉर्मल से कुछ भी डेविएशन होता है, हुँ, तो विदाउट गेटिंग पैनिक आपको पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हुँ, कि ये कुछ है, क्या-क्या हो सकता है। हुँ, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो रिपोर्ट्स करने हैं। हुँ, या प्रिवेंटिव रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं हुँ, कि कुछ सेट ऑफ रिपोर्ट्स होते हैं जो हर एक सिस्टम से एक-एक करके आप मतलब बेसिक या वो कर सकते हैं। हुँ, उसमें कुछ एब्नॉर्मल आएगा तो आपको सजेस्ट आगे होंगे कुछ करना है, नहीं करना है। हुँ, पर उससे क्या होगा कि आपका एक ट्रैक बनेगा हुँ, कि आपका शुगर 2001 में 85 था, हुँ, फिर 90 आया, फिर 95 या 90। तो हुँ, हर एक साल आपका एक ट्रैक रहेगा। आपको पता चलेगा कि 80 से 10 साल में मेरा शुगर 90, 110 या 120 गया हुँ, है। हुँ, सो आई मे बी गेटिंग डायबिटिक और मुझे प्री डायबिटिक या ओके, डायबिटीज़ हो सकता है। तो वो ऑलराइट। ट्रैक के लिए आपका हर एक साल का रिकॉर्ड हो तो ही आपको पता चलेगा। हुँ, अब रैंडम रिपोर्ट्स तो कोई भी है पर उसकी वैल्यू नहीं है, सही है। क्योंकि रेफरेंस तो चाहिए। हुँ, आप कितने बड़े हो ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपसे छोटा कौन है और आपसे बड़ा कौन है। ट्रू। सो ईयर ऑन ईयर डेटा इज़ वेरी एसेंशियल। हुँ, सो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है, हुँ, कौन-सा डेट मतलब कहाँ पे फ़ोकस करना है। लिपिड हुँ, प्रोफाइल अल्टर्ड है तो वो फिर करवाइए। हुँ, प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम है, बी12 कम है, एचबी-ए1सी प्लस-माइनस है, हुँ। तो उसके हिसाब से फिर जा सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वाइड जनरल परसेप्शन कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो 4-5 रिपोर्ट्स तो एक्स्ट्रा प्रिस्क्राइब कर ही देंगे। हाउ रियल इज़ दैट? एक्चुअली इन मेडिकल हम लोग ये मतलब जो हम लोग काम करते हैं या हुँ, जो मतलब जिस थियरी से हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक एक है। लोग वैसे सोचते हैं कि हमें रिपोर्ट्स करवाने ही नहीं है या मिनिमल करवाने हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, वो उनकी तरह से सही है। ठीक है। एक लोग ये सोचते हैं कि हमें जितना हो सके उतना मैक्सिमम वर्कअप करवाना है, ओके। कि वी नीड टू कैच ईच एंड एवरीथिंग अर्लीएस्ट पॉसिबल। हाँ। ठीक है? हुँ, ये लोग भी सही है क्योंकि हुँ, जो ओल्ड एज वाले हैं, जो हुँ, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हुँ, वो उन सबका थॉट वो है कि रिपोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो हुँ, सीबीसी भी पूरा नहीं करवाते हुँ, कभी-कभी। हुँ, सिर्फ हीमोग्लोबिन या सिर्फ टोटल काउंट या सिर्फ प्लेटलेट हुँ, या सिर्फ एसजीपीटी, हुँ, सिर्फ यूरिन आरएम ये सब हुँ, करेंगे। हुँ, तो उनके हिसाब से वो ठीक है। ठीक है। पर अभी के सिनेरियो में हुँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हुँ, आपके पूरा दिन का शेड्यूल सुबह से फिक्स होता है। हुँ, यदि आपको एक दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा ना, हुँ, तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 5000 10,000 पता नहीं मतलब जो भी आपकी ओके। आपका काम की वैल्यू हो। हुँ, इसलिए आपका कोई दिन ना बिगड़े इसलिए आपका भी एटीट्यूड वही रहता है कि सर जो भी है वो कर दीजिए। हुँ, तो एक ही दिन में पूरा हो, तो हुँ, मुझे पता चले कि मुझे कितना काम करना है, कितना लोड लेना है, ठीक है। हुँ, डॉक्टर्स का ये सोचना रहता है कि आजकल कोई डिसीज़ सिंगुलर में नहीं है। हुँ, मलेरिया है, साथ हुँ, वायरल भी हो सकता है, हुँ, डेंगू इज़ ऑल्सो वायरल, हुँ, तो डेंगू में भी वायरल साथ में मिक्स पिक्चर हो सकते हैं। हुँ, हेपेटाइटिस है, तो साथ में कुछ और भी हो सकता है। हुँ, तो इसलिए आपको मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं कि आपका ट्रैक पता चले कि ओके। एक्चुअली द डायरेक्शन इज़ गोइंग मतलब वो कहाँ पे हुँ, जा रही है। हुँ, और
लोगों का ये ऐसा सोचना है कि ये ज्यादा रिपोर्ट करवाता है तो इसका कहाँ ना कहाँ कुछ सेटिंग होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वो सेटिंग के लिए आप मत सोचो। आप इतना सोचो कि कंप्लेन आपको हुई है ना, तभी आप गए हो, ठीक है। अब जाने से पहले आप सर्च कर लो कि ये जो सर है वो एक्स्ट्रा रिपोर्ट करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, या कितना इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। आज के सिनारियो में मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि इट्स ऑलवेज टू ओवर वर्कअप रादर देन अंडर वर्कअप। मैं अपना खुद का ही एग्जांपल दूंगा। मुझे है ना यहाँ पे ये शोल्डर पेन हो रहा था 2015-16 में शायद। सो उस वक्त हमारे लैब नई नई मतलब शुरू हुई थी, माइक्रोस्कोपी वो सब भी था, और थोड़ा मोबाइल गेमिंग का भी थोड़ा था। जब भी फ्री रहते थे तो फोन या माइक्रोस्कोप दोनों में से कुछ ना कुछ रहता था साथ में। सो मेरा जो नेक है वो कॉन्स्टेंटली लोअर साइड पे मतलब ऐसे टिल्टिंग ही है, इधर माइक्रोस्कोपी फोन जो भी वही रहेगा। तो मेरा यहाँ पे C5-6 में फ्रिक्शन आ गया था। अब उसमें हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने देखा था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल करके देखते हैं। दूसरे फ्रेंड को दिखाया, उन्होंने भी बोला ठीक है, मतलब बीइंग डॉक्टर थोड़ा आप कैजुअल हो जाते हो कि अपना दोस्त है, अपना ये, तो उसमें क्या वो करना है। सो वो अप्रैल में से शुरू हुआ था कंप्लेन, वो होते होते जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया। फिर सितंबर में दूसरे तीसरे एक दोस्त को दिखाया कि भाई ये अभी क्या है यार, ये मतलब इट्स नॉट गेटिंग, मतलब वर्सन ही होता है, मतलब वो नहीं, रात को सो नहीं पाता था और यहाँ पे फ्रिक्शन था। उस वक्त फिर एक्सरे करवाया, फिर एमआरआई करवाया। एमआरआई में C5-6 का एट्रीजन आया। C5-6 का जो मतलब वर्टिब्रा होती है उसके बीच की डिस्क होती है, वो डिस्क प्रोलेप्स हो गई थी। तो इसके लिए ये नर्व मेरी कॉम्प्रेस हो रही थी। तो वो नर्व कॉम्प्रेस हो रही थी, उसके बाद हमने फिर वो वर्कअप करवाया, फिर वो ऑपरेशन करवा के वो मतलब डिब्रीज निकाल के वहां पे केज रख के कर दिया। अब यदि ये चीज मैं डायरेक्ट पेशेंट होके जाता या लगता कि शुरुआत में एमआरआई कर लिया होता तो 6 महीने का सफरिंग मेरा कम हो जाता। हाँ, और ये सफरिंग में इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैंने खुद मतलब वो मैंने इसके पास गया हूँ तो इसीलिए। और यदि पेशेंट को आप बोलोगे कि इनिशियली ही, अब ये डॉक्टर है तो मतलब मुझे भी पता है कि वो मेरे दोस्त हैं, उनको भी ऐसा नहीं था कि ये हो सकता है, क्योंकि उनको भी नहीं लग रहा था कि ये हो सकता है। बीइंग डॉक्टर वो थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, वी ऑल, मतलब जो हमारा डॉक्टर्स का कोई भी ग्रुप होता है, तनिष्क कहीं नहीं, कहीं मतलब कहीं चिंता जरूर नहीं, पर पेशेंट के वो रिस्क नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपको जब भी पता चलेगा कि कुछ है या आपको सस्पेक्ट कर रहे हो कि मुझे कुछ कुछ देखना है, तो आपका सब वर्कअप होगा। सो कौन से डॉक्टर कैसे अप्रोच करते हैं उसके हिसाब से ही आपको डॉक्टर चूज करना है। अब इफ यू आर अ कंजर्वेटिव पर्सन एंड यू आर गोइंग टू ओवर इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, देन वो मिसमैच आपने सिलेक्ट किया है, डॉक्टर ने आपको इनवाइट नहीं किया है। वही प्रॉब्लम है। फिर दूसरा क्या होता है कि हर एक चीज को अपने फैमिली के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सबसे अच्छा डॉक्टर तो थोड़ा महंगा भी होगा ना, वो मतलब उसकी दवाइयाँ भी अच्छी होगी, सब चीज स्टैंडर्डाइज होगी, तभी वो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा ना। अच्छी मेडिसिन, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छे रिपोर्ट्स, अच्छा इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ, तभी वो अच्छे काम करता रहेगा ना। सब कुछ अच्छा रहेगा तो वो सस्ता नहीं रहेगा। फिर आपको जब वो उसके हिसाब से अप्रोच करेगा और आप कंप्लेन करते हो कि यार ये मतलब इतने महंगे डॉक्टर हैं, तो वो महंगे डॉक्टर को आपने ही सिलेक्ट किया है ना, वो तो आपको इनवाइट करने नहीं आया था। सो आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरी क्या कंडीशन है, मैं कहाँ तक एक्सपेंस कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से देखिए, मतलब हर एक लेवल पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। 50-100 रुपए से 5 लाख तक की ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर्स अवेलेबल है। आपको कहाँ फिट होते हैं वो आप वहां पे जाइए। रेस्टोरेंट में जाके तो आप बोलते नहीं हो कि 10,000 का बिल है, हमें 20% डिस्काउंट दीजिए। डॉक्टर के वहां सब लोग बोलेंगे कि लाख रुपए का बिल है सर, 50,000 से हमारे पास है, तमें बाकी ना तमें करिया पौने। फिर वो मतलब पेमेंट के टाइम पे हर किसी डॉक्टर को, मतलब हमारा लैब का तो बहुत कम रहता है, पर जो भी क्लिनिशियन है ना, उन सबका बहुत बड़ा दिक्कत रहता है कि जो भी बिल बनाएंगे ना, डॉक्टर पेशेंट को बोला है कि आयुषी आपका बिल मतलब 1.5 या 2 लाख तक जाएगा, ठीक है। फिर 1.25 या 2 लाख भी होगा ना, तो फिर आप क्या करोगे कि सर ये थोड़ा कम कर दो ना, ये कुछ भी करके। तो वो फिर मतलब रेस्टोरेंट में या होटल में जाके कोई नहीं करता है। आप घूमने जाओ तो भी कोई पूछते हो कि नहीं ये आपका 1 लाख का बिल है, होटल का आप 90,000 में डन कर दो, कोई नहीं करेगा। तो वो माइंडसेट है। वो मेडिसिन के लिए किसी को वो मतलब एक्सपेंड करना ही नहीं है, इसीलिए वो दिक्कत रहती है। अदरवाइज पहले से ही आप होमवर्क करके जाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, अभी थोड़ा डिजीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं। तो if someone is suffering with constant fatigue और बहुत frequent headaches रहता है, what tests he or she should go for? सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखना चाहिए। तो सीबीसी में यदि हीमोग्लोबिन कम है तो वो वीकनेस फटीग वो हो सकता है। यदि वो ठीक है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके कम बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है, सोडियम पोटेशियम एंड ऑल।
उसके बाद आपका B12, D3, थायराइड, फिर प्लेथोरा ऑफ वर्कअप है, RBS भी, रैंडम शुगर भी उसमें आ गया। तो ये सब चीजें हैं जो इनिशियल वर्कअप में आपको देखनी है एक बार। इसके बाद तो मतलब आपको कंसल्टिंग करना चाहिए आपके डॉक्टर से या कोई भी पैथोलॉजिस्ट जहाँ पे लैब में हो तो भी। तो वहां पे जाके आपको पूछना है कि दिस इज व्हाट आई एम हैविंग एंड दिस इज व्हाट आई शुड डू और नॉट डू। तो उसके बाद वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कौन कौन से रिपोर्ट्स करने हैं। फिर वो तो फटीग के लिए ये बेसिक है, उसके आगे फिर कंसल्टेशन। हाँ ओके। और अभी टीनेजर्स में और अर्ली 20s में जो यंगस्टर्स हैं उनमें हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिस्कवर हो रहा है, स्पेशली विमेन के लिए ऐसा बोला जाता है कि विमेन आर 5 to 8 times मोर लाइकली टू गेट थायराइड प्रॉब्लम्स। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि इसका रीजन है मेल फीमेल दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग है। मेल में 12-13 साल पे जो प्यूबर्टी आएगी, उसके बाद वो जब तक जिएगा तब तक वो ही फिजियोलॉजिकल स्टेट पे रहना है, ठीक है। फीमेल में 12 से 15 साल पे मेनार्की आएगा, मेंसेस स्टार्ट होगा, फिर प्रेगनेंसी आएगी, मतलब बर्थ से मेनार्की तक का पहला फेज। उसके बाद जितने बच्चे आएंगे उतना हर एक प्रेगनेंसी का डिफरेंस फेज। प्रेगनेंसी के बाद 40-45 इयर्स पे आपका मेनोपॉज होगा, तो वो भी। और हर एक चीज हार्मोनल साइकिल पे वो मतलब डिपेंड करती है। तो फीमेल बॉडी इज मोर डिपेंडेंट ऑन हार्मोनल बैलेंस रादर देन मेल बॉडी। सो इसलिए मूड स्विंग बोलो या कुछ भी डिस्टर्बेंस देखो, वो मेल के जगह फीमेल को ज्यादा रहते हैं। तो थायराइड भी रहता है, थायराइड के साथ और भी काफी प्रॉब्लम्स रहते हैं। वो हीमोग्लोबिन कम रहना, आयरन डेफिशिएंसी, या फिर साइकोलॉजिकल इश्यू भी, क्योंकि हर महीने आपके साइकिल में चेंज रहता है। इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सबका सेम नहीं रहता है, एक पर्सन का भी सेम नहीं रहता है। वो मतलब 28 दिन का है, 32 का हो गया, 26 का हुआ। तो ये सब साइकिल पे आपका मूड, आपकी हेल्थ, आपकी फिजियोलॉजी ऑल्टर होती है, पर वो इतने साइलेंट लेवल पे रहती है कि वो मतलब आपका बिहेवियर पे ही थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, या फिर थोड़ा माइल्ड सिम्टम जो हम इग्नोर करते हैं कि वीकनेस बॉडी एक, या मतलब बैकएक हुआ या कुछ भी हुआ। सो ये जो चेंजेस होते हैं ना, उसको हम इतने बेयरली परसेप्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके रूटीन में इतने बिजी हो कि आपको इसकी फर्क ही नहीं पड़ता है कि चलो ये 2-3 दिन मुझे निकालने हैं कैसे भी करके, उसके बाद तो वो सब चीजें हैं। पर इसलिए फीमेल का बिकॉज ऑफ हार्मोनल साइकिल वो मतलब उनका थायराइड या कोई भी प्रॉब्लम उनके वो ज्यादा रहेंगे उनमें। विमेन में थायराइड प्रॉब्लम्स कितना ज्यादा डिपेंड करता है उनके डाइटरी पैटर्न पे? बहुत सारा। वुमेन ही नहीं, वो मेन पे भी डाइटरी पैटर्न पे ही हार्मोनल बैलेंस रहेगा। आयुर्वेदिक में अभी काफी सारी थियरीज हैं जो फ्लोट हो रही हैं कि हर एक फूड का अपना अपना टाइमिंग रहता है, खासतौर के फीमेल के लिए। कुछ कुछ चीजें होती है जो इस्ट्रोजन पे इफेक्ट करती है, कुछ कुछ चीजें होती है जो प्रोजेस्टेरोन पे इफेक्ट करती है। वो फूड का पूरा है, वो आप गूगल कर सकते हैं। तो उसमें यदि आपने जिस पे इस्ट्रोजन वाले फेज में आपने उसके अगेंस्ट वाले वो फूड ले लिए, तो वो आपका डिस्टर्ब कर देगी। और आप भी उतना, आप ही मतलब कोई भी उतना सर्च करके काम नहीं करता है खाना। मतलब वैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी को नहीं कि तन तो खादा नहीं खबर नत पड़ती है, पर एक्चुअली इट इज ट्रू, हमें खाने की खबर नहीं पड़ती कुछ भी हो, क्योंकि कौन से टाइम पे क्या खाना है, रादर क्या नहीं खाना है, वो हम मतलब इतने अवेयर है ही नहीं कि हम उसको उसके हिसाब से अपना डाइटरी पैटर्न चेंज कर सके। और फिर ये भी तो ये टीन एज में क्या होता है कि आप मेल भी बच्चों में भी देखो, तो गायनेकोमास्टिया भी काफी, मेल ब्रेस्ट के काफी सारे केसेस अभी आ रहे हैं। हाँ, तो वो भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पैकेट फूड्स, फिर रात को जागना, ऑल्टर्ड स्लीप साइकिल, इतना सारा एक्सेसिव मोबाइल, प्रीमेच्योर कंटेंट इतना सारा सब लोग देख रहे हैं। मतलब 10, 12, 13 साल के अभी कोई सेंसरशिप है ही नहीं टेक्निकली, क्योंकि ऑनलाइन तो सब कुछ कोई भी कुछ भी देख सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजों की वजह से ही मतलब वो होता है कि हार्मोनल बैलेंस कंसीडर करो या कुछ भी करो, पर वो रहता है। तो इसीलिए बच्चों में भी ज्यादा है। और उनका तो ये मोबाइल और प्रीमेच्योर एक्सपोजर की वजह से क्या होगा वो तो भगवान जाने, मतलब हाउ दे विल हैंडल देमसेल्व्स, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है अभी। विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी ऐसा बोलते हैं कि अब उसको एपिडेमिक से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन में तो स्टडीज के अकॉर्डिंग 60 to 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, और रूरल पॉपुलेशन में भी काफी 50 to 70% है। ओके, इसमें आप ऐसे देखो कि विटामिन डी है वो अपने यहाँ
अर्बन पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे आपके आसपास ही आप देखो कि जो लोग सुबह उठ के आइदर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक या फिर चाय कॉफी पीने के लिए सनशाइन में बैठते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग 7-8-9 बजे से पहले की वो होती है, उसमें कोई नहीं बैठता है। हमारी और हमारे बाद वाली जनरेशन में हाँ, तो बहुत कम उनमें तो मतलब कोई बात ही नहीं, वो लोग तो 9-10-11 बजे उठते हैं, मतलब उनको 6 बजे उठने को बोलो तो कोई भैया શું છે આ બધું હું આટલા વહેલા ના ઉઠું એમ, तो वो करते हैं, पर दैट इज ओके। सो सनलाइट इज मोस्ट वाइटल पार्ट। उसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट, दूध। दूध हम लोग इतना रेगुलर नहीं पीते हैं, ठीक है, वो मतलब वेगन ट्रेंड बोलो या फिर डेयरी प्रोडक्ट में कुछ भी मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो काफी सारी टर्म्स हैं जो फैंसी लोग कर सकते हैं या करते हैं, पर इसके लिए लोग मतलब सनलाइट, मिल्क और फिर जो कैल्शियम रिच फूड और वो होते हैं वो सब लोग अच्छी तरह से नहीं खाते हैं। तो एक तो डाइटरी पैटर्न, फिर लाइफस्टाइल, ये सब चीजों की वजह से सिर्फ विटामिन डी नहीं, आपका B12 भी कम है, B12 भी, आपका फॉलिक एसिड भी कम है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम है। ये हर चीज की एक ही साइकिल है कि आपका जो फास्ट फूड खाते हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस रहता है, पैकेज फूड खाते हैं उसमें तो न्यूट्रिशन वैल्यू की क्या है मतलब पता नहीं, वो बात करने की मतलब नहीं है। फिर ये जो आपका डाइटरी वो जो कुकिंग है, मतलब पहले तो मम्मी और वो खाना बनाते थे, अभी सबके घर में मतलब फीमेल काम कर रही है तो कुक होगा, कुक कैसे खाना बनाता है, क्या यूज करता है, कैसे प्रोसेस करता है, वो किसी को पता नहीं रहता है। तो ये सब चीजें हैं जिनसे मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, और ये इसके साथ एक और फैक्टर है इरेगुलर लाइफस्टाइल। डाइट इज ऑलवेज फैक्टर, बट लाइफस्टाइल का भी क्या रहता है कि आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, आपका खाने का टाइम फिक्स नहीं है, आपका उठने का टाइम फिक्स नहीं है, आपकी पूरी डेली साइकिल ही फिक्स नहीं है। सो बॉडी हर बार वन और अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस में ही रहती है। वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपका कंजप्शन बढ़ाएगा, और वो स्ट्रेस फिर आपको अलग अलग डिसीज भी देगा, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट अटैक, या मतलब सो फॉर एंड सो ऑन, मतलब कितने भी है जो भी डिसीज आप, यदि आप स्ट्रेस, डाइट और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, ये 3 चीजें भी अच्छे से मैनेज कर सको ना, तो भी काफी सारे डिसीज हैं जो आप इधर कंट्रोल कर सकते हो या उनको एलिमिनेट कर सकते हो। सो B12 भी आपने बोला, वैसे हाँ, 80% लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है अप्रोक्सीमेटली, और वेजिटेरियंस में ज्यादा होती है। और इनका जो इंजेक्शन जैसे सिरिंजेस होते हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए और क्या इफेक्टिवनेस होती है? एक्चुअली इंजेक्शन की फ्रीक्वेंसी तो वो मतलब 500 से 5000 IU तक आते हैं, पर वो इंजेक्शन का क्या रहता है कि आपने आज इंजेक्शन ले लिया, अपना बॉडी की जो भी स्टोरेज है उसके हिसाब से उसके ऊपर का तो वो पूरा वो चला जाएगा। सो आपको क्या करना है कि B12 को आपको समझना पड़ेगा कि B12 कैसे काम करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। B12 गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा। गट में। हाँ, हमारे यहाँ B12 कोई केमिकल नहीं है कि जो अपना बॉडी सिंथेसाइज करता है, वो गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। गट बैक्टीरिया को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो भी लेने पड़ेंगे, योगर्ट है, मिल्क, मतलब ये हाँ प्रोबायोटिक्स और वो सब। फिर ये कर्ड आ गया, फिर वो जो आचार है वो भी ले सकते हैं, वो इडली और वो सब भी हम लोग खा सकते हैं, मतलब काफी सारे हैं। हाँ, तो फर्मेंटेड फूड्स है, एग्स में अच्छा है पर एग्स हम लोग खाते नहीं हैं। मिल्क में बहुत मतलब वो आता है, पर वो मिल्क भी बहुत ट्रेस एलिमेंट पे B12 आता है। फिर मशरूम है, फिर काफी सारी डाइटरी हैं जो मतलब माइक्रो एलिमेंट पे देते हैं, पर वो सब में आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं रहता है। मोस्टली B12 है ना, वो 2 ग्राम जैसा अपने लीवर में स्टोर होकर आपको मिलता है रफली, और हर डेली आपका रिक्वायरमेंट 30 to 35 माइक्रोग्राम जितना होता है। तो वो कैलकुलेशन रफली 20, 25, 30 साल तक चलता है। स्ट्रेस में उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि B12 सिंथेसाइज, वो मेटाबॉलिज्म एक तो अपना न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम करता है, RBC की साइज पे काम करता है, उसके बाद वो अपना जो होमोसिस्टीन और उसके मेटाबॉलिज्म में काम करता है। कुछ कुछ केमिकल्स बनते हैं, होमोसिस्टीन वन ऑफ द केमिकल, जो ब्लड क्लॉटिंग और अपने बॉडी का वो पूरा सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो B12 कम रहेगा,
फिर होमोसिस्टिन बढ़ जाएगा, उसके बाद अपनी कोagulability बढ़ जाएगी, सो जिससे आपको स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है। तो कार्डियक पेशेंट में और जिनका वो सर्जरी ब्रेन का वो होता है तो उन सब में होमोसिस्टिन भी देखना चाहिए। तो सिर्फ B12 नहीं है, वो पूरा साइकिल है, एक इकोसिस्टम है कि B12, होमोसिस्टिन, फॉलिक एसिड, तो काफी सारी चीजें वो देखनी चाहिए। उसके बाद आपको मतलब कुछ मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे थे और यहाँ पे पहुंचे हैं। सो सिर्फ आइसोलेटेड B12 पे देखना थोड़ा सा मतलब वो मिसडायरेक्टेड हो सकता है कि चलो B12 का रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी मेरे हाथ पग में वो खुजलियां खाली आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, अदर माइक्रो विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इसीलिए वो जो गुजराती में बोलते हैं ना कि संतुलित आहार और बैलेंस डाइट, तो जो बैलेंस डाइट लोगे उसमें आपका पूरा सब कुछ आ जाना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, सब फैट, वो सब आएगा तो उसका बैलेंस रहेगा, तो ही वो सब कुछ आपका न्यूट्रिशन भी आपको उसमें अच्छी तरह से मिल सकता है। हाँ। अगर मैं लंबे समय तक स्ट्रेस्ड हूँ तो क्या ये मेरी ब्लड रिपोर्ट में शो करेगा? डायरेक्टली तो शो नहीं कर सकता है, मतलब पर वो क्या करेगा, देखो मतलब हर एक की स्ट्रेस की मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग रहती है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अच्छा। किसी को डायबिटीज होगा, किसी का शुगर फ्लक्चुएशन रहेगा, किसी को नींद नहीं आएगी, किसी को हेडेक रहेगा, किसी की हार्मोन सिस्टम चेंज होगी। सो जिसकी जो सिस्टम वल्नरेबल है, स्ट्रेस वहां से डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू करेगा। सो इन अ वे स्ट्रेस कैन डू एवरीथिंग और स्ट्रेस कैन डू नथिंग। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला या आपका पब्लिकली इंसल्ट कर दिया कि आप बहुत घटिया काम करते हो, आपके जैसा बंदा मैंने देखा नहीं और आपको काम ही बंद कर देना चाहिए। अब उसको आप दो तरह से ले सकते हो कि ये दीपेश ने मुझे बोला, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो उसका ओपिनियन है, वो बोलेगा तो ठीक है, उससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, टेम्पररी होगा जो भी है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। या फिर आप ऐसे अपने प्रोसेस करना शुरू करोगे कि यार ये इन्होंने मुझे बोला, ये मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे क्यों बोला। अभी उसके बाद आपका थोड़ा दिमाग थोड़ा सटकेगा, उसके बाद घर पे डिस्टरबेंस होगा, आपके हस्बैंड से या मम्मी पापा से थोड़ा झगड़ा होगा, रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, फिर वो चीज, वो इरिटेशन आपका आपके पेरिफेरी पे परकुलेट होना शुरू होगा कि जिससे भी बात करोगे वो अच्छा नहीं करेगा। जब तक आपके दिमाग में वो चीज पूरे से प्रोसेस होके नल एंड वॉइड नहीं हो जाती है, तब तक वो चीज आपको परेशान करेगी। ठीक है, तो वो ना हो इसके लिए आपको मैनेज करना है कि कोई मुझे कुछ भी बोले, पर मुझे उसको अपने अंदर तक नहीं लेना है। आपका एक इनर कोर है जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पर वो नहीं हो सकता है। वो मतलब वी ऑल आर वल्नरेबल एंड इमोशनल पीपल, सो उसमें दैट इज पॉसिबल, वो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो स्ट्रेस की वजह से फिर वो आपका इंसुलिन बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा, ग्लूकोज भी डिस्टर्ब होगा। सो जो चीजें होगी उसके हिसाब से पैरामीटर कर सकते हैं। एक है कॉर्टिसोल करके हार्मोन, जो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो मतलब काम करता है। उसका काम है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना। तो जब भी स्ट्रेस होगा वो कॉर्टिसोल बढ़ेगा और वो इन अ वे सिस्टम मैनेज करना शुरू होगा कि कहाँ पे क्या मुझे करना है, उसके हिसाब से वो कर लेगा। पर वो कॉर्टिसोल का थियोरिटिकली मेजरमेंट नहीं है कि वो स्ट्रेस होगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा ही। अच्छा, हाँ, ओके। तो मतलब हम लोगों ने भी थोड़ा अभी कंपनी को भी पूछा था जहाँ पे मशीन हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो, पर उन्होंने बोला कि कॉर्टिसोल का ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो स्ट्रेस को मेजर कर। हाँ, तो स्ट्रेस पर टेक्निकल स्ट्रेस मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है कि आपकी नींद कम है, नींद कम होने से आपका शुगर डिस्टर्ब हुआ, फिर आपका डायबिटीज बढ़ा, नींद कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर आपका ये हुआ, नींद कम होने से आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, टेक्निकली नहीं हो सकती है पर वो कुछ भी मतलब हो सकता है। तो हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से आपका जो सिस्टम डिस्टर्ब होगी वहां पे वो ऑल्टर या उसको इफेक्ट करेगा। सो उसके हिसाब से आपको फिर मतलब इसीलिए कि आप पहले किसी भी डॉक्टर से मिलो, रिपोर्ट्स करने हैं आपको तो पहले पूछो डॉक्टर से कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये मेरी लाइफस्टाइल है और ये मेरा खाना पीना है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जो अच्छा पैथोलॉजिस्ट होगा वो आपको रिपोर्ट भी सजेस्ट करेगा और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी वो सजेस्ट कर सकते हैं। वो दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। सो वो उनके वो मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी अच्छी चीज है, वहां से आपको काफी सारी चेंजेस मिल सकती है। कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो तो फिर कंसल्टेंट तो है ही है। अंडरस्टूड। ओके डॉक्टर, सजेस्ट मी सम टेस्ट जो हर किसी इंसान को ओवर द एज ऑफ 30 करवाने चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी।
हम अपनी लैब में या जो अपना सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं उसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हर फैमिली अपने 1 महीने में मतलब अहमदाबाद में 5 से 10,000 का फूड आउटसाइड फूड खाते होंगे, ठीक है? और 1 साल में 1,20,000 का फूड होता होगा। पर वही फैमिली वाले 1 साल में 5,000 के ब्लड रिपोर्ट नहीं करवाते। नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि इग्नोर्ड पार्ट है, ठीक है? पर ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसलिए उनको यही करना है कि कुछ बेसिक रिपोर्ट्स होते हैं हर एक सिस्टम के। एक सीबीसी आ गया जो आपका हीमोग्लोबिन, एमसीवी से आपका आयरन डेफिशिएंसी है, बी12 डेफिशिएंसी है वो पता चलेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट से आपका इन्फेक्शन है या नहीं है वो पता चलेगा, इन्फ्लेमेशन या कुछ भी। फिर एक ईएसआर है, प्लेटलेट काउंट, तो ये सब सीबीसी ईएसआर में आ गया। फिर यूरिन आरएम देखना है कि यूरिन का आपका क्या है, कैसे है, कॉन्संट्रेटेड है, नहीं है, यूरिन शुगर आता है, नहीं आता है, तो बेसिक ये सीबीसी यूरिन। फिर एक डायबिटीज के लिए शुगर देख सकते हैं आप, जो मतलब प्लस माइनस हो तो उसके हिसाब से रिफ्लेक्स टेस्ट कर सकते हैं। फिर किडनी के लिए क्रिएटिनिन, लिवर के लिए एसजीबीटी और लिपिड प्रोफाइल, थायराइड मेटाबॉलिज्म के लिए। और B12 D3 यदि आपको कुछ मतलब नमनेस या ऐसा कुछ कंप्लेन है तो B12 D3 भी देख सकते हैं। ठीक है। इतने बेसिक रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपका पूरा सिस्टम ऑलमोस्ट आ गया। फिर यदि आप ये रिपोर्ट के बाद कुछ जरूरत पड़ती है तो फिर आप मतलब आगे कर सकते हैं। पर जो ट्रेंड चल रहा है कि मतलब 499 या 599 या फिर 1500 या 2000 में 50 रिपोर्ट, 100 रिपोर्ट, 150 रिपोर्ट, उसमें न जाए तो अच्छा है। क्योंकि उनका क्या ट्रूथ है? ट्रूथ कुछ नहीं है, वो मार्केटिंग गिमिक है कि अच्छा। सपोज आप देखो, आप मॉल में जाते हो, ठीक है? तो ये मॉल का कल्चर क्यों आया? क्योंकि जो चीज आपको लेनी है एक ही चीज, ऑनियन टमाटर कुछ भी है, आपको जो भी एक चीज लेने जाते हो, पर जस्ट कि इतना सारा डिस्प्ले है ना, कुछ कुछ अट्रैक्टिव है, कुछ आपको जरूरत है, कुछ आपने सोचा है कि ये मुझे लेना था पर अभी नहीं लेना है। मतलब बिस्किट का भी वो 50 टाइप के बिस्किट होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आ ही जाएगा। तो आप लेने जाते हो 1 या 2 चीज, पर लेके आते हो 15-20 चीज। 1000 का सोचा था, 10,000 का बिल करके आए, ठीक है? वही साइकोलॉजी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1200-1500 में आपको 50 या 100 टेस्ट मिलते हैं, कौन मना करेगा? अब जो लोग करवाते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि कौन सैंपल लेने आया, वो लोग रिपोर्ट्स भी नहीं देखते हैं। वो रिपोर्ट्स ऐसे देखेंगे कि क्या हाईलाइट किया हुआ है या क्या बोल्ड में लिखा हुआ है। किसी को इतना वो मतलब है ही नहीं कि मैं देखूं अपना डेटा क्या है, थोड़ा गूगल करूं, थोड़ा मेरे क्लिनिकल सिनेरियो के साथ में मैच करूं, उसके बाद मैं करूं, दैट इज ओके। सो ये सब चीजों के बाद यदि आता है तो ठीक है। अब किसी को कुछ भी नहीं होता है तो वो इतने बेसिक टेस्ट कर सकता है। उसके बाद जो कंप्लेन है, यदि उसको आर्थराइटिस की कंप्लेन है तो आप कैल्शियम, यूरिक एसिड, आरए टेस्ट वो सब में जाओ। यदि उसको B12 डेफिशिएंसी है तो उसमें ये सब जाओ। कार्डियक प्रॉब्लम है तो होमोसिस्टिन वो सब करवाओ। तो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, पर सबको सब करने की जरूरत नहीं है। पर ये ट्रेंड है कि मतलब ये लोग दे रहे हैं कि 1200 में पूरा, तो कर लेते हैं। अब उसमें तो फिर क्या कितना है वो तो मतलब यदि जो भी मतलब जो मैथ्स को जानता है, जो जानता है कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, कैसे कैलकुलेशन रहती है, उनको पता चलेगा कि 1200 में या 1500 में इतने सारे टेस्ट टेक्निकली करने पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी कम सीपीटी लगा दो, कॉस्ट पर टेस्ट मतलब सीपीटी, तो कोई भी टेस्ट आप कितना भी सस्ता अपने यहाँ लेके आओ, पर फिर भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वेयर एंड टेयर कॉस्ट होती है, इंस्ट्रूमेंट्स का आपका मतलब 5-10 लाख का आपका एएमसी आता है, सीएमसी आता है, काफी सारी कॉस्ट आती है जो हिडन कॉस्ट है। तो ये सब कॉस्ट यदि आप देखोगे ना तो आप एक लेवल से नीचे सस्ते में नहीं कर सकते हो। पर फिर भी मतलब सबको फैसिनेशन है कि ये करना है तो करते हैं, तो वो उनकी चॉइस है, उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं फिर। और कोई मेन स्पेसिफिक या विमेन स्पेसिफिक बेसिक टेस्ट जो करवा ही लेने चाहिए? मेन स्पेसिफिक टेस्ट में एज सच तो जो अपने बेसिक पैकेज बोला वही मतलब इतने सब आ गए। आ जाते हैं। 40 के बाद मेल को एक प्रोस्टेट का वो आता है कि जैसे ये जो यूरिनरी ट्रैक है उसके मतलब सराउंडिंग ये प्रोस्टेट की ग्लैंड होती है, जो 40 के बाद थोड़ी थोड़ी बड़ी होनी शुरू रहती है। उसका रिफ्लेक्शन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट में आएगा, तो वो आपको देखना चाहिए। तो मेल के लिए प्रोस्टेट, फीमेल का हीमोग्लोबिन कम रहता है या जो भी हार्मोन का आपको जो सिम्टम हो उसके हिसाब से फेरिटिन देखना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी का जो भी आयरन का प्रोफाइल देखना चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट है जो मेल फीमेल के लिए है। अदरवाइज तो जनरल ही है कि सबको वो देखना चाहिए। फिर आपको क्या मतलब
थियरी एक ही है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या क्लिनिकल सिनेरियो है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके हिसाब से ही आपका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नहीं कि कोई ब्लैंकेट मतलब कि सबको सभी लेना है। तो उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन रहता है, अदरवाइज तो बहुत सारे टेस्ट है मतलब उसमें तो। एक थोड़ा फार फेच्ड डाउट है बट अगेन इफ इट इज रेलेवेंट, कि पोल्यूशन का इम्पैक्ट है क्या, ये हमारी ब्लड प्रोफाइल में शो होता है या फिर कोई दूसरे टेस्ट में? नहीं, पोल्यूशन का क्या है कि पोल्यूशन आर जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वही है, ठीक है, वो हवा में रहते हैं, हवा में रहेंगे तो वो अपने लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे तो वो लंग्स का कुछ एरिया ब्लॉक करेंगे। अब लंग्स की आप वो मतलब डिजाइन देखो ना, तो उसका क्या है कि एयर जाती है, वो मतलब माइक्रो मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी, ऑक्सीजन को अंदर लेगी अपने बॉडी में, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब ऑक्सीजन कैरिंग करने के लिए आरबीसीज हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से हीमोग्लोबिन पता चलेगा, ठीक है। अब जितना आपका कम जो स्पॉट पे कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हुआ है, कार्बन पार्टिकल्स, उतनी लंग्स की उतनी जगह पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आइदर बॉडी को ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वो स्मोकर्स के लिए भी यही है, जो लोग स्मोक करते हैं या हाई पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा हायर साइड रह सकता है, क्योंकि उनके आरबीसी काउंट ज्यादा रहते हैं। से फॉर एग्जांपल नॉर्मल आरबीसी काउंट 4 to 6 मिलियन होते हैं, ठीक है। अभी यदि मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मुझे जितना ऑक्सीजन कैरी करना है उसके लिए 4 to 6 नहीं चाहिए, 6.5 चाहिए। तो थोड़े ज्यादा आरबीसी जो होंगे उनका वो मतलब हीमोग्लोबिन में रिफ्लेक्शन आएगा, तो इसलिए उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा। तो जिनके ज्यादा हीमोग्लोबिन रहता है उनके हिस्ट्री में स्मोकिंग हिस्ट्री पूछनी ही पड़ती है। आइदर दे आर स्मोकर, और मतलब पॉल्यूशन का इतना स्पेसिफिक नहीं है पर स्मोकर तक जा सकते हैं। और फिर हाई ऑल्टीट्यूड में भी सेम लॉजिक काम करता है। जो लोग पूरे मतलब वो सियाचिन में वो सब वो जाते हैं, तो वहां पे जो लोग हैं वहां पे ऑक्सीजन कम होगा, तो उनका हीमोग्लोबिन 16, 17, 18, 19 तक आता है। तो इसलिए वो पूरा कैलकुलेशन जो यहाँ पे ही लॉजिक शुरू होता है कि आपको ऑक्सीजन ले जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालना है, तो वो वर्कलोड के हिसाब से वो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन आपका प्लस माइनस होगा। अगर मेरी रिपोर्ट में कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज बॉर्डर लाइन शो करती है तो व्हाट शुड बी द इमीडिएट स्टेप्स आई शुड टेक? इसमें ऐसा है कि कोई भी पैरामीटर आया, से फॉर एग्जांपल आप कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड को ले लो, ठीक है, तो आपको पहले कोई भी पैरामीटर को समझना पड़ेगा कि ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है, कोलेस्टेरॉल क्यों बढ़ता है। उतने डीप में आप जाओगे ना तो शायद आपको कंसल्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो इतना सिंपल है। पर सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीजेस के हाँ, लाइफस्टाइल के केस में ही। सपोज कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको रात को 11-12 बजे खाना पड़ता है, ठीक है, ऑफिस से आने के बाद। खाने के 2-3 घंटे तो जागना ही पड़ेगा, खाने के बाद सो नहीं सकते आप। तो 11 बजे खाया तो 1-1:30 बजे तक सोएंगे। 1-1:30 बजे तक सोएंगे तो उसके साथ आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो डिस्टर्ब हो गई। तो उसके बाद क्या रहेगा कि आपकी जो शुगर लेवल है वो शायद फ्लक्चुएट हो सकती है, आपका लिपिड्स थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, आपका लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी का साइकिल तो सन के हिसाब से चलेगा, मतलब जो सनसेट सनराइज होता है उसके हिसाब से। तो इसलिए आप देखो जो जैन कम्युनिटी होती है ना, वो लोग रात का खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो उनकी हेल्थ भी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से अच्छी रहती है। हाँ, क्योंकि उनका फूड पैटर्न है ना, अभी उन लोगों ने, मेरे काफी सारे मतलब फ्रेंड्स हैं जैन फ्रेंड्स, तो उनको जब भी बात करो ना, उनमें बीमारी की बातें नहीं होती, उनमें पैसों की ही बातें होती है। वो अच्छा है, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो फिर अर्निंग करेंगे। तो वो मतलब जो भी आप डाइटरी पैटर्न है ना, वो वहां से आपको पता चलती है, तो उसके हिसाब से आपके हेल्थ पे भी रिफ्लेक्शन आएगा। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसीज है, वो लाइफस्टाइल से ही करेक्ट होंगे। और आपको पैरामीटर पता चलेगा कि जो दिक्कत है, सपोज हेडेक हो रहा है तो ब्लड प्रेशर देखिए, हीमोग्लोबिन देखिए, आपको एक्स्ट्रा यूरिन पास होता है मतलब कभी कभी, तो उसके लिए आप शुगर का एक बार देख लीजिए। रात को यूरिन करने के लिए मतलब जागना पड़ता है तो आप एक बार प्रोस्टेट का देख लीजिए, पर्टिकुलरली फॉर मेल। फीमेल के लिए हो तो अलग रीजन आएगा, यूटीआई भी हो सकता है आपको, फिर कुछ इन्फेक्शन या कुछ इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो हर एक सिस्टम का अलग है। लीवर का दिक्कत है तो पेट में थोड़ा आपको मतलब भरा भरा सा लगेगा, पूरा आपका मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा, आपका पूरा डाइजेशन नहीं रहेगा, तो फुलनेस पेट में रहेगी। आपका गैस्ट्राइटिस है तो उसके हिसाब से आपका वो डाइजेस्टिव जूस नहीं बनेंगे, तो आपको पेट में दर्द रहेगा। तो हर एक चीज का प्रॉब्लम है, हर एक का स्पेसिफिक है, पर वो स्पेसिफिक क्या रहता है कि
आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बॉडी है, वो आपको ही साइन देगा। सो डॉक्टर से पहले आपको पता चल जाना पड़ता है, पर मतलब कि फिर वही अवेयरनेस क्वेश्चन आ गया कि हम अवेयर नहीं है तो नहीं। अदरवाइज लाइफस्टाइल और रिपोर्ट्स और वो सब थोड़ा थोड़ा तो कनेक्टेड है। Okay, so one last message for our audience. ओके, लास्ट मैसेज तो वही है कि आपके डॉक्टर आप खुद हो, हाँ. ठीक है। उसमें यदि आप आपके बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, सो किसी भी चीज की चेंज हो, थोड़ा भी माइनर ऑल्टरेशन हो, तो आप थोड़े अंदर जाइए, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए कि वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैंने अपने लाइफ में पिछले 10-15 दिन में क्या कुछ नया किया या क्या नहीं किया जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके. तो आप आपके बॉडी को जितना क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, सोना, जागना, खाना पीना, वो सब फिक्स रहना चाहिए एक शेड्यूल की तरह, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और तीसरा, आपका जो किचन है वही आपकी मेडिसिन है। सो जितना आपका वो रहेगा, मतलब खाना पीना अच्छा, उसके हिसाब से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और फाइनल मैसेज तो एक ही है कि आप देखो, अपना काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने हेल्थ को पहचानो, और जितना हेल्दी रहोगे उतना ही आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे, अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी पाओगे। Thank you, Dr. Deepesh. थैंक यू, मजा आया। There were a lot of takeaways from this. थैंक यू, Thank you. Thank Visit us again.